Dear students, welcome to today's capsule class of Raghuvanshi NEET। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कि सीओडो फोर्स कहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बड़ा कंफ्यूजन होता है सीओडो फोर्स में। सीओडो फोर्स होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ एक एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जहाँ पे सीओडो फोर्स पिक्चर में आता है। एक रस्सी के एंड पे एक पत्थर भारी बांध देंगे और फिर उस रस्सी को हाथ पे पकड़ के हम नचाना शुरू करेंगे। मान लिया वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो पत्थर जो है एक सर्कुलर पाथ में इस तरीके से रोटेट करेगा विद सेंटर ओ। सब कुछ सामान्य चलता रहेगा, हम इसको रोटेट करते जा रहे हैं और पत्थर जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहेगा। दिक्कत जब आएगी जब हम जैसे ही जाके हम बीच से रस्सी को काट देंगे तो वो पत्थर वहीं से जो है बाहर की ओर भाग जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, जब हम इसको घुमा रहे थे तब वो चीज हमें पता ही नहीं लग रही थी क्योंकि ये पत्थर पूरा जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, है ना, रस्सी के सहारे सहारे। और जो पत्थर पे रस्सी का टेंशन लग रहा था वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा था, ठीक है, जिसके कारण, और हमें मालूम है कि रोटेशनल मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है या एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन जिसको हम v²/r से देते हैं वो होना जरूरी है, तभी बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर सकती है। तो फिर काटने पे पत्थर बाहर कैसे भाग जाता है? वो कौन सा फोर्स जनरेट हो गया कि एक पत्थर को रस्सी काटते ही बाहर की ओर ले गया है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि सपोज करते हैं कि ये कोई मूवेबल रूम है जिसको कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जा सकता है, ओके। और इस रूम में एक ये कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है। और ये रूम जो है इस तरीके से सपोज करिए कि ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रूम इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये बॉडी यहीं पे रखी रहती है और ये रूम इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता रहता है। तो अगर हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मतलब अर्थ पे खड़े होकर देखेंगे तो हमको दिखेगा कि ये रूम जो है रोटेट कर रहा है और साथ ही साथ रूम के साथ ही वो बॉडी भी उस एक सर्कुलर पाथ में चारों तरफ चक्कर लगा रही है। वो हो गई होगा, ठीक है। लेकिन यही हम जब चढ़ जाएंगे इस कमरे में, जो भी कमरा है जो कि रोटेट कर रहा है, इस कमरे में चढ़ के जाके हम बैठ जाएंगे तो हमको ये दिखेगा कि ये बॉडी तो स्टेशनरी है, ये रोटेट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि हम जमीन पे खड़े होकर देख रहे हैं तो ये बॉडी रोटेट करती चली जा रही है, और जब हम उस कमरे में जाके बैठ जा रहे हैं जो कि कमरा रोटेट कर रहा है तो ये बॉडी हमें रोटेट करती हुई नहीं दिख रही है, ये स्टेशनरी कंडीशन में दिख रही है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि दो अलग अलग जगह पे यहां पर भी हम ही खड़े हैं, कमरे में भी हम ही खड़े हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से हमें मोशन दिख रहा है बॉडी का, ठीक है। तो इसी को हम, ये जो होता है, ये जो फिनोमिना दो एग्जांपल्स में हमने देखा है, एक जो फिनोमिना होता है इसको हम सीओडो फोर्स के कारण होता हुआ मानते हैं, ठीक है। तो सीओडो फोर्स समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे हम जमीन पे खड़े थे, ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम था। जब हम कमरे में जाके बैठ गए जो कि कमरा रोटेट कर रहा है, तो ये जो कमरा है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, तो हम इसको भी एक फ्रेम मान लेंगे। और हम मान लेंगे कि यहाँ पे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, यहाँ पर एक ये हम लोगों ने इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम लिया है, इसके ओरिजिन को हमने एस लिया है। यहाँ पर ये कमरा रोटेट कर रहा है या फिर किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कमरे का रेफरेंस फ्रेम हमने ये ले लिया और इसका नाम दे दिया एस डैश, या इस रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन का नाम दे दिया एस डैश, ठीक। यहाँ पर ये बॉडी है और इस जगह पे हमने एक पार्टिकल लिया है। तो दोबारा से इसको हम देख लेते हैं। एक ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम लेंगे और एक ये कोई भी ऑर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम लेंगे जिसमें कि कोई पार्टिकल P या बॉडी P रखी हुई है, ठीक है। फिर हम अगर ये मान लें कि ये जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है
मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक कमरा था, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में या इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, सॉरी, ये जो ऑर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम है वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मान लिया कि ए जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस ए जीरो। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कुछ भी मान सकते हैं, ये आगे की ओर मूव कर रहा है ए जीरो एक्सेलरेशन से, ये वाला फ्रेम इस वाले फ्रेम के रेस्पेक्ट में आगे की ओर चला जा रहा है। अच्छा, चूंकि ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पे रुका रहेगा, ये अर्थ के साथ जुड़ा रहेगा। और दूसरी चीज हम मान लेते हैं कि ये जो बॉडी पी है इस ऑर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, एक के ऊपर एक है। मतलब कि जमीन पे हम खड़े हैं तो ये जो रेफरेंस फ्रेम है ये जिससे भी जुड़ा हुआ है, इस कमरे से जुड़ा होता है, हो सकता है, या किसी और चीज से भी, ये जो है ए जीरो एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। और जब हम इस अर्थ से हट करके, जमीन से हट करके इस यहां पे जाके खड़े हो जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो पी है ए एक्सेलरेशन से आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे ए क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी या पार्टिकल पी विद रेस्पेक्ट टू ऑर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम, और ए जीरो क्या हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ ऑर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो इस पोजीशन को अगर हम इसी पोजीशन पे अगर हम पी के पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर लें तो हम देखेंगे कि ये जो एस पी है ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम या एस रेफरेंस फ्रेम। वो जो हो जाएगा आर पी एस हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू एस। अब ये वाला वेक्टर है एस डैश पी, ये क्या है, पी की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू एस डैश ओरिजिन, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ऑर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम। अब ये देखेंगे एस एस डैश क्या होगा, एस एस डैश होगा पोजीशन ऑफ ऑर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, मतलब आर एस डैश एस। तो हमको मालूम है वेक्टर ट्रायंगल से हमेशा हम ये लिख सकते हैं आर पी एस इज इक्वल टू आर पी एस डैश प्लस आर एस डैश एस, मतलब आर पी एस इज इक्वल टू आर एस डैश एस प्लस आर पी एस डैश। इस इक्वेशन को एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबकी वेलोसिटीज पता चल जाएंगी, और इसी इक्वेशन को फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो सारी चीजों की जो भी रेस्पेक्टिव चीजें हैं उनकी हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या क्या चीजें हैं। ये एपीएस क्या है, एपीएस है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल पी विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, मतलब जमीन के रेस्पेक्ट में पी का एक्सेलरेशन, मतलब जमीन पे खड़े होकर जब हम देखेंगे तो पी किस एक्सेलरेशन से जा रहा है वो होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एपीएस डैश पे। तो ये जो है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विद रेस्पेक्ट टू ऑर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम है, एस डैश रेफरेंस फ्रेम के, मतलब कि अगर हम इस वाले फ्रेम पे चढ़ के खड़े हो जाएंगे, मतलब इस रूम में चढ़ के खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तब पी पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से जा रहा है वो होगा। ठीक है, और वो हम लोगों ने ए माना हुआ है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम देखेंगे ए एस डैश एस, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम, मतलब एस डैश विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, मतलब अगर हम जमीन पे खड़े होंगे तो ये वाला रेफरेंस फ्रेम किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जिसको कि हमने ए जीरो मान रखा है वो होगा। मतलब कि अगर हम जमीन पे खड़े होते हैं, इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये जो कमरा है किस एंगुलर एक्सेलरेशन से या रेडियल एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है वो होगा। ठीक है, अब इसमें न्यूटन्स लॉ के हिसाब से अगर को फॉलो करने के लिए मान लिया कि बॉडी के ये पार्टिकल पी के मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर इसको हम ऐसा करते हैं, अभी डायरेक्ट मास से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम ये एपीएस यहां से निकाल लेंगे, एपीएस डैश मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विद रेस्पेक्ट टू ऑर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम, और ये हो जाएगा एपीएस माइनस एएसएस डैश। अब हम मास से पार्टिकल के मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, पार्टिकल ले सकते हैं, बॉडी ले सकते हैं। तो जब मास से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हम देखेंगे ये हो जाएगा एम ए पी एस डैश, यहां से इज इक्वल टू एम ए पी एस माइनस एम ए एस डैश एस। अब जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हमने मानी थी वो हम यहां पे लिख देंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P या बॉडी P विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम, मतलब आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम में जब हम जाके खड़े हो जाएंगे तब हमें P का एक्सेलरेशन जो दिखेगा वो हम लोगों ने यहाँ पे A मान रखा था, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी ma। ठीक है, इसको अभी हम कुछ नहीं माने हैं, है ना, कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू s हम लोगों ने कुछ नहीं माना था जमीन पे, मतलब जमीन पे खड़े होके P का एक्सेलरेशन कितना दिखेगा वो। ठीक है, माइनस m इंटू ए एस डैश एस। ए एस डैश एस क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। मतलब जमीन पे खड़े होकर हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो कमरा है या आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम है किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, और वो हम लोगों ने यहाँ पे a0 माना था, वो हम लोगों ने a0 माना था, तो ये ma0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमको अभी ये भी मालूम होना चाहिए कि जब तक हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में खड़े हैं तभी तक न्यूटन्स लॉज जो है एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, मतलब F इज इक्वल टू ma या फिर और भी जो लॉज हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जमीन से हट के किसी और रेफरेंस फ्रेम में चले गए, हवाई जहाज पे बैठ गए या नाव पे बैठ गए या कहीं पर भी चले गए, तब न्यूटन्स लॉज एज इट इज नहीं लग सकते। तो उसी का इलाज है ये स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो अगर हम अब देखिए ये m इंटू ए क्या है? m इंटू ए है कि जब हम आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम में जाके खड़े हो जाएंगे तब इस पार्टिकल P पर कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है ना, m इंटू ए, और न्यूटन सेकेंड लॉ से ये m इंटू ए होगा, लेकिन एक्चुअली में यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ तब एप्लीकेबल होगा जब ये बराबर ये होगा। सिंपली m इंटू ए हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो पार्टिकल पे एक्चुअली में इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, जमीन पे खड़े होने पे जितना भी फोर्स हमें लग रहा है, दिख रहा है बॉडी पार्टिकल पे, उसमें से m इंटू a0 को हम माइनस कर देंगे, तब जो बचा हुआ फोर्स होगा वही हमें यहां पे एक्चुअली में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तभी हमें एक्चुअली में एप्लीकेबल होगा। इसको अभी हम लोग इससे एग्जांपल समझेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी पार्ट को, मतलब इसको एक बार और हम समझते हैं, ये क्या चीज है? जमीन पे खड़े होने पे हमें लग रहा है कि बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है m इंटू ए पी एस के बराबर। बॉडी पर जमीन पे खड़े होने पे, मतलब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम खड़े हैं तो हमें लग रहा है इतना फोर्स लग रहा है। तो जमीन पे तो ये इक्वेशन m इंटू ए एप्लीकेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आंख बंद करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम पे चले जाएंगे तब कितना लगेगा? ठीक है, उसके लिए हम उसमें से माइनस m इंटू a0 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जहां पे ये जो a0 होगा वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब इसमें इस वाले एग्जाम्पल में इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं। जमीन पे खड़े होके देखेंगे तो ये जो बॉडी है, ये जिस बॉडी पे रेड कलर का हैचिंग की हुई है, ये हमें ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन से मान लिया कि ये रोटेट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम मान लेंगे इसको। तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है मान लिया कि v है, स्मॉल v। ठीक है, तब इस बॉडी पे, है ना, हम जमीन पे खड़े होके देखेंगे तो इस बॉडी पे v स्क्वायर बाई r का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन अंदर की ओर लग रहा होगा। तो इस बॉडी पे एक अंदर जो है AR बराबर v स्क्वायर बाई r का रेफरेंस फ्रेम लग रहा होगा। तो ये अब इतना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, ये रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, मतलब इस एक्सेलरेशन के कारण, अच्छा देखिए, रोटेशन के कारण जो है रेडियल एक्सेलरेशन होना जरूरी है। ठीक है, बिना रेडियल एक्सेलरेशन के बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस रेडियल एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स होगा वो m इंटू AR के बराबर होगा न्यूटन सेकेंड लॉ से। ठीक है, या फिर mv स्क्वायर बाई r के बराबर होगा।
ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगा इस बॉडी पे होगा mv² बाई आर के बराबर। जमीन पे खड़े हो गए दिख रहा है, क्योंकि जमीन तभी ये रोटेट कर रही है, ठीक। लेकिन अगर हम इस पे चढ़ जाएंगे तो जमीन पे खड़े होकर जो ये फोर्स दिख रहा है वो एक्चुअली में ये फोर्स है, m इंटू एपीएस है, मतलब फोर्स ऑन द पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s, मतलब इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लेकिन जब हम जाके चढ़ जाएंगे इस बॉडी पे या इस कमरे में जाके बैठ जाएंगे, तब हमें ये ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन में दिखेगा, ठीक है। तो तब हमें ये ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन में दिखेगा, इसका मतलब कि ये ए दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है स्टेशनरी कंडीशन में, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये जो एम ए इज इक्वल टू इस केस में 0 हो गया, ठीक है। एम ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो अगर ये वैल्यूज हम रख देंगे यहां पे तो हम देखेंगे कि ये 0 हो गया। इसको लाल कलर से करते हैं, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, इसके लिए इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए यहां लिख लें, तो एम ए इज इक्वल टू यहां पे 0 हो गया, ठीक है। एम ए पी एस इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, जो जमीन पे खड़े होकर हमें दिख रहा था, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर। तो हम देखेंगे कि ये जो सीओडो फोर्स होगा, इसको m इंटू ए 0 जिसको हम कह रहे थे, सीओडो फोर्स जो होगा, ठीक है, वो बराबर होगा यहां से ma0 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये जो सीओडो फोर्स होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर की बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि ऊपर जाने पे जब हम कमरे पे चढ़ गए तो ये बॉडी स्टेशनरी इसलिए दिख रही है क्योंकि इस पे एक एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, जिसको कि हम सीओडो फोर्स कहेंगे, वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे तब दिखेगा, जमीन से हम उस पर जाके चढ़ जाएंगे, एक एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर एक बाहर की ओर फोर्स लगेगा। तो अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा था जो कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण हो सकता है लग रहा हो, ठीक है, इस जमीन पे कुछ फ्रिक्शन होगा और उसके कारण जो है इस पे लग रहा हो, ठीक है। और ऊपर जाने पे कमरे पे चढ़ के जब बैठ गए तो ये स्टेशनरी दिख रही है, स्टेशनरी इसलिए दिख रही है क्योंकि इस पे एक बाहर की ओर भी एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर एक फोर्स लग रहा था, जिस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर अंदर की ओर दिख रहा था। तो दोनों तरफ से एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर फोर्स दिख रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया, 0 हो गया। इसीलिए ये बॉडी जब हम लिफ्ट पे चढ़ के बैठ जा रहे हैं तो ये स्टेशनरी कंडीशन में दिख रही है, ठीक है। अब उस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं जो रस्सी से पत्थर को हम नचा रहे थे। जब रस्सी से पत्थर को नचा रहे थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम रस्सी काट देंगे पत्थर भाग जाएगा। किस लिए भाग रहा है भाई? इसलिए भाग रहा है कि जब तक हम नचा रहे थे तब तक सेंट्रीपिटल फोर्स तो टेंशन के कारण मिल रहा था रस्सी के, और एक सीओडो फोर्स भी लग रहा था जो कि उसका जस्ट उल्टा था और टेंशन का जस्ट उल्टा था, ठीक है। अगर हम इसी फिगर से हम समझने की कोशिश करें, इस पत्थर को अगर हम रस्सी बांध के घुमाएंगे तो एक इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था एम वी स्क्वायर आर के बराबर, जो कि रस्सी के टेंशन के कारण लग रहा था, ठीक है। लेकिन एक और सीओडो फोर्स लग रहा होगा इस पे जो कि दिख नहीं रहा है जब तक हम उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, वो भी एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये घूमता चला जा रहा, जैसे ही रस्सी हमने काट दी ये जो टेंशन है ये गायब हो जाएगा, और टेंशन गायब हो गया तो ये पत्थर भाग जाएगा इधर की ओर। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सीओडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।